कि एक बीमारियां कौन कौन सी हैं जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कहलाती हैं। ये ऐसी बीमारियां जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। कि जैसे पेशेंट है ना, वो कई बार कहता है कि इस बीमारी से अच्छा मैं मर ही जाऊं। जैसे किसी को बीपी है या शुगर है, या कई बार कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, तो वो जो सारी चीज़ें एग्रेवेट होती हैं तो इंस्टेंट आपकी बॉडी में वायु बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। एकदम से आपके ब्रेन के किसी पार्ट को ये डैमेज कर देती हैं। कई बार वो डैमेज इतना ज़्यादा हावी होता है कि वो आपको पैरालाइज कर देता है, आपके ब्रेन का एक एरिया को डैमेज कर देता है। 3 डिसीज हमने देखी हैं। फेशियल पैल्सी, जिसमें कि पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो बात नहीं कर पाता। इसके अलावा पार्किंसन डिसीज़ है जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों में होती है, हाथ पैर कांपते रहते हैं। एंड थर्ड जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हेमीप्लेजिया कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं आयुर्वेद में। पक्षाघात यानी कि आपकी बॉडी का एक हिस्सा दायां बायां कोई भी हो सकता है, तो वो डिसेबल हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, आप बेड रिडन हो जाते हो। अगर कोई इनसे पीड़ित है तो वो इनसे कैसे बच सकता है? आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है? बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में इन सभी बीमारियों का। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आपने देखा होगा कि आजकल अचानक से लोग बेड रिडन हो जाते हैं। 2 दिन पहले अच्छा भला इंसान घूमता नजर आता है और फिर वो अचानक से बेड रिडन, और फिर अवस्था धीरे धीरे ऐसी हो जाती है कि लोग अपने मरने तक की दुआ मांगने लगते हैं कि हम बेड रिडन हो गए, इससे तो बेहतर था कि हम मर ही जाते। लेकिन पता है आपको ये सब किस लिए होता है? ये सारी बीमारियां जो कि इस टाइप की होती हैं जिसमें आदमी बेड रिडन होता है और वो भी अचानक, उसमें कई बार तो मुंह तिरछा हो जाता है, कई बार हाथ पैर रुक जाते हैं, हाथ पैर तिरछे हो जाते हैं, और कई बार आधा शरीर रुक जाता है इंसान का, यानी कि उसको पैरालिटिक अटैक भी आ जाता है। ये काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होती हैं, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर जी। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा के फाउंडर हैं और आयुर्वेदा एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को। डॉक्टर ठाकुर, सर्दियों की भी शुरुआत हो गई है और ऐसे में तो अक्सर कहा जाता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, यहाँ तक कि अगर कोई ओल्ड एज में होता है तो उसे बहुत जल्दी बीमारी लगती है, और बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो वैसे ही कहते हैं कि अब बच के चलो सर्दियों से। और कई बार तो हमने देखा है कि 2 दिन पहले कोई इंसान अच्छा भला चलता नजर आ रहा है और अचानक से उसको अटैक आ गया है, पैरालिटिक अटैक हो गया है, या फिर उसका मुंह तिरछा हो गया, अकेला मुंह तिरछा हो गया, बाकी शरीर सारा सही है। तो ये सब क्यों होता है और ये कौन कौन सी बीमारियां? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये बीमारियां कौन कौन सी हैं जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कहलाती हैं। देखिए, आज जो आपने टॉपिक शुरू किया है, बहुत ही गंभीर बीमारियां ये ऐसी बीमारियां जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। कि जैसे पेशेंट है ना, वो कई बार कहता है कि इस बीमारी से अच्छा मैं मर ही जाऊं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हर बंदा चाहता है कि वो जितना टाइम भी जिए उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहे, वो अपनी रोज़मर्रा के जो काम हैं वो खुद से कर सके, चाहे वो चलना है, खाना है, पीना है, शौच करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये जो भी बीमारियां हैं जिनमें कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो, ये ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल केसेस में ही ऐसा पाया जाता है। तो आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ की बात करेंगे, जिसमें ज़्यादातर जो पाई जाती है वो 3 डिसीज़ हमने देखी हैं। फेशियल पैल्सी, जिसमें कि पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो बात नहीं कर पाता। इसके अलावा पार्किंसन डिसीज़ है जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों में होती है, हाथ पैर कांपते रहते हैं। एंड थर्ड जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हेमीप्लेजिया कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं आयुर्वेद में। पक्षाघात यानी कि आपकी बॉडी का एक हिस्सा दायां बायां कोई भी हो सकता है, तो वो डिसेबल हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, आप बेड रिडन हो जाते हो। और कई केसेस में तो पेशेंट को यूरिन, टॉयलेट सब वहीं पे बेड पे ही होता है, तो वो बहुत ही दयनीय अवस्था हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के कारण होती हैं। एंड ये जो समस्याएं हैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, और ज़्यादातर हमने देखा है जैसे जैसे विंटर्स बढ़ती हैं ये समस्याएं ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। जी,
और आपने अभी बताया कि विंटर्स के कारण ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो इसके पीछे बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, जितनी भी ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, चाहे फेशियल पैल्सी है, चाहे पक्षाघात, अधरंग, जो भी कहें, तो इनमें क्या होता है, देखिए जो भी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है हमारी बॉडी में, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं आपको, वायु है जो बॉडी में, वो वायु हमारा जो भी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, वायु कंट्रोल करती है। तो जैसे जैसे ओल्ड एज होती है, हमारी बॉडी में वायु एग्रीवेट करना शुरू कर देती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ काफ़ी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे ठंड के कारण कई लोगों को जो और एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे किसी को बीपी है या शुगर है, या कई बार कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है कि कोई मिसहैपनिंग होगी किसी की लाइफ में, तो वो जो सारी चीज़ें एग्रीवेट होती हैं तो इंस्टेंट आपकी बॉडी में वायु बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और एकदम से आपके ब्रेन के किसी पार्ट को ये डैमेज कर देती हैं। कई बार वो डैमेज इतना ज़्यादा हावी होता है कि वो आपको पैरालाइज कर देता है, आपके ब्रेन का एक एरिया को डैमेज कर देता है। इसमें बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बताया, क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत समय तक ब्लड प्रेशर रहा हो, या फिर स्ट्रोक हो जाता है, कई बार कोई कहीं पे ब्लॉकेज आ जाती है किसी आर्टरी में, जिसके कारण वो एरिया डैमेज हो जाता है, इशीमिया हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके ब्रेन के कोई एरिया डैमेज होने के कारण आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसमें अलग अलग बीमारियों में अलग अलग लक्षण रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको फेशियल पैल्सी का ही बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, आपने देखा हो कई बार कोई पेशेंट होता है जिसका बस मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसमें लक्षण क्या रहेंगे कि जो पेशेंट है बात नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, आवाज प्रॉपरली नहीं निकलती है पेशेंट की। दूसरा, वो खा पी नहीं पा रहा, वो अच्छे से चबा नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये ज्यादातर हमने फेशियल पैल्सी इवन के जवान लोगों में भी देखी है, जहां पे स्ट्रेस फैक्टर बहुत एग्रीवेट हो जाता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे या फिर बहुत ज्यादा ठंड लग गई। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा हिली एरियाज में रहते हैं जहां पे स्टोम बहुत ज्यादा पड़ती है, और वो और कुछ कुछ केसेस में जो ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर बात एग्रीवेट होती है, जैसे बहुत जोर जोर से चिल्लाना, बहुत जोर से हुटिंग करना, अति साहस करना। जब आप एक्सेसिवली कोई चीज कर रहे हैं, मैं अपने हर आपके पॉडकास्ट सीरीज में एक बात बोलता हूं, अति सर्वत्र वर्जित। जब आप किसी भी क्रिया को हद से ज्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी में वायु बहुत ज्यादा एग्रीवेट करेगी। बहुत जोर से जम्हाई लेना, बहुत जोर से चिल्लाना, तो ये सारी जो चीजें हैं एग्रीवेट होकर आपका जो जबड़ा है, मैंडिबल है, और आपकी नर्व्स हैं, इनको एक्यूमुलेट करके इनको डैमेज करते हैं, जिसके कारण पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिसको फेशियल पैल्सी बोलते हैं। ये रिकवरेबल है आयुर्वेद से, और इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना करे जिससे उसकी बॉडी में वायु एग्रीवेट हो। डॉक्टर ठाकुर, आपने अभी हमें बताया कि इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। हमने अभी थोड़े टाइम पहले कुछ रीलें भी देखी हैं, कुछ लोगों का से सुना भी है, कुछ डॉक्टर्स भी इवन बोलते हैं कि नहाते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर नहाते समय आपका पानी सीधा पहले सिर पे गिरा तो आपको ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या नहाने का जो ये तरीका बताते हैं कि कभी पैरों पे पानी पहले डालो, कभी कहते हैं नाभि पे पानी पहले डालो, मतलब एक इंसान अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है कि करें तो क्या करें? देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ होता है टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर है, सडन जो वेरिएशन है वो आपको सडनली शॉक देगी, तो इसलिए कह देते हैं कि पैरों पे डाल लीजिए। वरना अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है और आप बियर कर सकते हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स एंड हार्ड रूल नहीं है। हाँ, टेम्परेचर जो है सुपोषण होना चाहिए, मौसम के अनुरूप होना चाहिए। अभी आपने हमें फेशियल पैल्सी के बारे में बताया था, अब हम बात करेंगे पक्षाघात की। इसके क्या वजह होती है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, दोनों चीज आप हमें बताएं। पक्षाघात कह सकते हैं, स्ट्रोक कह सकते हैं। देखिए, मैंने बताया कि वात एग्रीवेट होने से होता है। ये ज़्यादातर आपके ब्रेन के किसी एरिया को डैमेज होने के कारण होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मोस्टली हमने देखा है जो पुराने पेशेंट हैं बीपी के, शुगर के, या किसी अन्य कारणों की वजह से, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी ये समस्याएं होती हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई, वहाँ पे इशेमिया के कारण स्ट्रोक हो जाता है, कोई ब्रेन का एरिया डैमेज हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी बॉडी का एक पार्ट डैमेज हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। वहाँ के मसल्स की जो फंक्शनिंग है, मसल की जो मूवमेंट है, वो इनेबल हो जाती है, आप डिसेबल हो जाते हो। कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, आपके मोटर और सेंसरी नर्व्स काम नहीं करती ढंग से।
तो ये सारी चीज़ें आपको अधरंग की तरफ ले जाती हैं, पक्षाघात की तरफ ले जाती हैं, और पेशेंट पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है, जिसके कारण उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। जी, इनके लिए अभी आपने बताया हमें कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं, खास तौर से स्ट्रेस के माहौल में तो आजकल हर दूसरा इंसान नजर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्किंसन की। तो पार्किंसन के होने की क्या रीजन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? वैसे सिम्टम्स में एक सिम्टम तो हमें भी पता है कि इंसान आगे की तरफ चलता है तो पीछे की ओर गिरने लगता है, तो इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, पार्किंसन डिसीज को आयुर्वेद में कंपवात कहते हैं। कंपवात वायु तो है ही है, मैंने जैसे बताया न्यूरोलॉजिकल डिसीज में कंप, इसमें पेशेंट बेड रिडन तो नहीं होता खैर, पर क्या है कि बॉडी की जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, आपकी जो मूवमेंट है आपकी बॉडी के अधीन होनी चाहिए, आपकी मर्जी के अधीन होनी चाहिए। अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, मैं बैठा हूं, अगर मेरा हाथ अपना कंट्रोल में है, अगर ये इनवॉलेंट्री ऐसे कांप रहा है, ट्रेमर्स कहते हैं इनको, कांप रहा है, तो ये एक पार्किंसन डिसीज का मेन लक्षण है। कई पेशेंट्स में हमने देखा है वो साइन करना चाहते हैं, वो साइन नहीं कर पाते, हाथ स्टेबल ही नहीं रहता है, तो ज्यादातर हमने देखा है कि ये बुजुर्ग लोगों में पाई जाती है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज है डीजनरेटिव, उम्र के साथ साथ जो आपका न्यूरोलॉजिकल जो आपकी नर्व्स हैं वो सारा उनकी वीकनेस हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण, या बॉडी में वात एग्रेवेट होने के कारण, बीपी, शुगर या अन्य कई रोगों या स्ट्रेस के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिसफंक्शनिंग भी हो जाती है, जिसके कारण आपको ये रोग होता है, और ये ज़्यादातर एल्डरली लोगों में आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में वात ना एग्रेवेट हो, और आपको अपने बीपी शुगर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके ये फैक्टर्स एग्रेवेट करते हैं तो भी आपको ये डिजनरेटिव डिसीज होती हैं। इसके अलावा पार्किंसन में हमने देखा है लॉस ऑफ मेमोरी बहुत रहती है, पेशेंट भूल जाता है चीज़ों को रख के, साथ साथ अल्जीमर के लक्षण भी मिलेंगे, वो भूल जाएंगे, लैक ऑफ स्लीप रहता है, नींद नहीं प्रॉपरली आती है, और इनवॉलेंटरी स्पीच रहती है, वो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते, या स्लरिंग ऑफ स्पीच, क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। तो कुछ कुछ केसेस में ये लक्षण बहुत धीरे धीरे भी आते हैं। अगर आपको स्टार्ट हुए हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, कहीं आपको ये पार्किंसन डिसीज की तरफ ले जा सकता है, या फिर आपको अधरंग की तरफ भी ले जा सकता है। अभी आपने इतने सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में आपने जाना कि पैरालिटिक अटैक हो जाता है, साथ में स्ट्रोक हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पार्किंसन हो गई है किसी को, या फिर किसी का मुंह तिरछा हो गया है। तो इन सभी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इनसे? अगर कोई इनसे पीड़ित है तो वो इनसे कैसे बच सकता है? आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है? जी, बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में इन सभी बीमारियों का। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज है मैंने बताया, इनमें सब में वात का एग्रीवेशन रहता है। तो जो लोगों को इसके थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने शुरू हो चुके हैं कि हाथ पैर कांपते हैं, या उनको स्लरिंग ऑफ स्पीच रहता है, वो अपनी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स रहती हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ऑलरेडी बीपी शुगर के पेशेंट हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आपकी बॉडी में ऐसी अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्यों आ रही है, आपके अपने बीपी शुगर के लेवल्स नॉर्मल रहें, आप पहले उसका इलाज करिए प्रॉपरली। दूसरा, आपने कोई भी ऐसी चीज़ ना खानी है, आहार में रखनी है, ना अपने विहार में रखनी है जिससे आपकी बॉडी में वायु एग्रीवेट करे। दूसरा, सर्दियों में खास तौर से ध्यान रखना है। सर्दियों में क्या होता है, बीपी भी जनरली बढ़ता है क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मीनिंग ठंड के कारण जो आपकी ब्लड वेजल्स हैं वो सिकुड़ती हैं, क्योंकि ठंड के कारण कोई भी चीज़ें सिकुड़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ठंड में अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज़ या मूवमेंट ना करें जो कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ से ऊपर है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कोई चीज़ करेंगे तब भी आपकी बॉडी में वायु एग्रीवेट करता है। तीसरा, अपनी डाइट का ध्यान रखें। ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो वायु बढ़ाती है, जैसे वायु बढ़ाने वाली चीज़ों में ठंडी चीज़ें हो गई, खुश्क चीज़ें हो गई, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस करती हैं, तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। और आपको अपनी डाइट को बहुत न्यूट्रिटिव रखना पड़ेगा, खास तौर से जो दुबले पतले लोग हैं और जो जिनके अंदर बॉडी में पेन्स रहती हैं, जो हड्डियों में दर्द रहता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन फ्यूचर पक्षाघात होने के या फेशियल पैल्सी होने के। तो अपनी डाइट में आप तिल के तेल को बहुत अच्छे रखें। तिल को बहुत सर्वश्रेष्ठ औषध माना गया है वात शामक, जो आपकी बॉडी में वायु है ना उसको शांत रखने की। इसीलिए देखिए सर्दियों में तिल की हमें पिन्नियाँ खाने को कहते हैं, या तिल से बनी चीज़ें,
खाने को कहते हैं, तिल हो गया, अलसी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में वायु को शांत करती हैं। आप तिल के तेल से मसाज करना शुरू कर दीजिए, सबसे सिंपल चीज़, तिल के तेल से बॉडी पे मसाज कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी पे मसाज कीजिए, अपनी टांगों और बाजुओं पे मसाज कीजिए। आपको उसमें एक उष्णता महसूस होगी, जिसके कारण जो आपको बार बार ठंड लगती है या आपके हाथ पैर कांपते रहते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा तिल और अलसी को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप उसे भिगो कर भी ले सकते हैं, आप उसे घी में रोस्ट करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ठंडी चीज़ें ना खाएं, आप थोड़ी उष्ण चीज़ें लें, गर्म चीज़ें लें, और अपनी डाइट में आप देसी घी का भी शामिल कीजिए। इससे भी आपकी बॉडी में जो वायु है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अपने हेड पे अच्छे से तिल के तेल से मसाज करें, और नाक में आप देसी गाय का घी ज़रूर डालें, 2-2 ड्रॉप्स, नस्य इसको कहते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो भी पेशेंट जिनको फेशियल पैल्सी हुई है, या जिनके फेस में आप बार बार, कई पेशेंट आते हैं ना, उनके ट्रेमर्स आते रहते हैं कि एक साइड की जो गाल हैं वो फड़कते रहते हैं, तो ये भी बहुत प्रोन है जिनको फेशियल पैल्सी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी एक थेरेपी बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, शाम के टाइम पे आप गर्म पानी से गार्गल्स कीजिए, पहले अच्छे से कुल्ले कीजिए, एंड देन आपको क्या करना है, तिल का तेल 2 चम्मच तिल का तेल लीजिए, उसे हल्का सा सुकोशन ल्यूक वार्म कर लें, उसको मुंह में रख लें, उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है आपने, ना ही निगलना, मुंह बंद करके बैठ जाना। जितनी देर आप होल्ड करके बैठ सकते हैं उतनी देर होल्ड करके बैठिए। आपके वो पूरे मुंह के जो म्यूकोजा है उसके थ्रू आपके पूरे मुंह में एब्जॉर्ब होगा। आपकी जो सभी इंद्रियों का स्थान है ना, हमारा ब्रेन है, आपका जो हेड है, वहां तक वो संचारित हो जाएगा। एंड उसके बाद जब आपको लगता है कि अब आप उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं उस तिल के तेल को, तब आप उसे थूक दीजिए, स्पिट कर दीजिए। आप डेली ये चीज़ सोने से पहले कीजिए। आप देखेंगे आपकी जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, कईयों की आंख फड़कती रहती है, या आपके गाल फड़कते रहते हैं, या आपकी जो आवाज़ है प्रॉपरली नहीं निकल पाती, आप ये चीज़ करके देखिए आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और फेशियल पैल्सी के लोगों में तो ये बहुत रामबाण तरीका है जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। अक्सर ऑयल पुलिंग करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं, तो ये ऑयल पुलिंग और जो आपने मुंह में तिल का तेल रखना बताया, ये एक ही चीज़ है या अलग अलग है? देखिए, ऑयल पुलिंग अंग्रेजी का शब्द कह सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 2 तरीके हैं, कवल और गंडूश कहते हैं इसे। जो ऑयल पुलिंग है, जिसमें आप ऑयल को मुंह में रख के अच्छे से घुमाते हैं, इसको हम कवल नारियल तेल का यूज किया जाता है, अक्सर लोग कहते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तेल रेकमेंड करते हैं हम। लेकिन जहां पर आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसीज की बात करेंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तिल के तेल की बात करूंगा। एंड कवल होता है जिसमें आप मूवमेंट देते हो, हमने इसमें मूवमेंट नहीं देने, मुंह में बबल्स नहीं आने चाहिए आपके, तो इसको कहते हैं गंडूश। गंडूश आपको मुंह में बस धारण करना है, मुंह बंद करके बैठना है, एंड जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो करिए, उसके बाद स्पिट कर दीजिए। वो आपके पूरे जो आपका जो मैंडिबल यानी कि जो जबड़ा है, इसको आपको बल देगा, जो आपके दांतों को बल देगा, आपके आंख नाक कान को बल देगा, वहां पे जो वायु एग्रीवेटेड है उसको वो नॉर्मलाइज करेगा। तो ये चीज आप डेली कर सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अधरंग और पार्किंसन के मरीज ऐसी कौन सी औषधियां लें जिनसे कि उनको लाभ मिल जाए? देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी चमत्कारिक औषधियां हैं और पंचकर्मा ट्रीटमेंट है, क्योंकि देखिए जो अधरंग है ना, ये थोड़ी क्रॉनिक डिसीज है और थोड़ी इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। लेकिन जो फेशियल पैल्सी है और ये जो पार्किंसन डिसीज है, इसमें बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन इन सभी में जो मैं कुछ औषधियां कॉमन बता रहा हूँ, इनको अगर आप यूज़ करते हैं आपको बहुत रिमार्केबल इफेक्ट मिलेंगे। तो नंबर 1 पर मैं बता रहा हूँ, कपी कच्छू कहते हैं, कौच कहते हैं हिंदी में। तो ये बीज के रूप में मिलता है, इसका आपको अपने नज़दीकी कोई आयुर्वेदिक स्टोर में इसका पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप कौच के बीज का पाउडर डेली आप 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना शुरू कीजिए। ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में बहुत रामबाण की तरह काम करता है, आपकी नर्व्स की रिपेयरिंग करता है। वो जो आपकी नर्व्स डैमेज हो गई हैं, जो वीक हो गई हैं, जो क्योंकि नर्व्स के थ्रू ही आपकी मसल की टोनिसिटी रहती है, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स रहती हैं, आपके सेंसरी और मोटर जो न्यूरॉन्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। कौच बीज के अलावा आप अश्वगंधा का पाउडर आप डेली ले सकते हैं। आप दूध में लें और या गर्म पानी में लें, वो आपकी इच्छा है। 5 से 10 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर आप ले सकते हैं, उससे भी आपको न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो भी पार्किंसन के रोगी हैं या जिनको नींद नहीं आती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स रहते हैं, घबराहट रहती है, तो जटामासी का पाउडर आप ले सकते हैं 5 से 10 ग्राम के करीब। ये
आपको नींद में बहुत हेल्प करता है। आपकी जो मन बेचैन रहता है, टेंशन लगी रहती है, हाथ पैर फड़कते रहते हैं, तो उसमें ये तीनों औषधियाँ अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो वायु है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी, आपकी मसल्स की टोनिसिटी बढ़ेगी, आपकी जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जो वो बिल्कुल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो जो भी पेशेंट पक्षाघात के हैं, अधरंग के हैं, उनमें इनसे काफ़ी लाभ मिलता है। और जो मैंने कुछ चीज़ें बताई कि आप गंडूश धारण करें, यानी कि मुंह में तिल का तेल धारण करें, नाक में गाय के देसी घी की 2-2 ड्रॉप्स डालें, सिर पे और या पूरी बॉडी पे तिल के तेल की मालिश करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें, इनका कोई मोल नहीं है, ये आप घर पे बैठे कर सकते हैं और आपको इनका डेफिनेटली लाभ मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में हमने देखा लहसुन का बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रोक के केसेस में क्या होता है कि ब्लॉकेज होती है आर्टरीज में। तो जो लहसुन है वो प्रूवन है कि हाइपोलिपिडेमिक है, जहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लॉकेज को दूर करता है। तो आप लहसुन को अपनी डाइट में डेली शामिल कीजिए। अगर आप लहसुन को अगर आप ले सकें, अगर आप मुंह के अंदर जस्ट आप उसको चूस के आप उसकी एक कली को लेना शुरू करें, वो आपकी एक ब्लड थिनर के रूप में भी काम करता है। अगर आप वैसे नहीं ले सकते तो आप अपनी डाइट में सूप की फॉर्म में उसे बॉईल करके लेना शुरू कीजिए। ये आपके अधरंग के पेशेंट्स में या न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में भी काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अर्जुन की छाल का जो पाउडर है उसका आप काढ़ा बना के लेना शुरू करें, उसमें भी आपके जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, अधरंग के पेशेंट हैं, उनमें काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये जो सारी औषधियाँ हैं ये रामबाण की तरह काम करती हैं, आप डेली रूटीन में शामिल कीजिए। हमारे कई दर्शक आम भाषा में जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ ऐसे में बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए। देखिए, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ मैंने बताई हैं उनमें क्या नहीं खाना है, देखिए क्लियर चीज़ है कि ये एक क्रॉनिक डिसीज के कारण होता है, कि बीपी शुगर के कारण, या अगर सडनली हो रहा है तो वो प्रीडिस्पोजिंग उसका कारण स्ट्रेस रहता है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देता, वो पहले से चल रहा होता है। तो एक तो ऐसे इन्वायरमेंट से बचें जहां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस है भी तो उसको कैसे मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कीजिए। और क्या नहीं खाना, उसमें आप फ्राइड आइटम्स ना खाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ड फूड आइटम ले लेते हैं, उसके बाद सडनली हमने देखा कईयों को स्ट्रोक होता है। एकदम से ठंडी चीज़ जो है आपका जो सांस लेने का जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी कंस्ट्रिक्ट करती है, बाधा उत्पन्न करती है, और ऊपर से आपकी बॉडी में वायु एग्रीवेट करती है। ये चीज़ें नहीं खानी। पैक्ड फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा तली चीज़ों में भी जो बाहर का आप खाते हैं ना, जिसमें ट्रांस फैट हो जाती है, अब ये क्या करेगी, ब्लॉकेज करेगी, जिसके कारण आपको स्ट्रोक होगा। तो ये तली हुई चीज़ें ना खाएं। तली हुई चीज़ें अलग हैं, घी अलग है। घी मैं रेकमेंड करूंगा, घी आपको लेना चाहिए। घी आपकी बॉडी में वायु को कम करता है और बहुत न्यूट्रिटिव है। अगर आपको देसी घी मिलता है, प्योर देसी गाय का घी मिलता है, वो आपके लिए अमृत के समान काम करता है। तला हुआ ना लें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। शाम के बाद आप सलाद वगैरह ना खाएं, बहुत ठंडी चीज़ें ना खाएं। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी में वायु एग्रीवेट नहीं करेगा, जिसके साथ आपको ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज नहीं होंगी। घी तेल को लेकर भी हमारे समाज में कहें तो बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि तेल नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, घी तेल जो है ये एसेंशियल फैट्स हैं और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप अति में ना खाएं, एक लिमिट में खाएं तो घी आपके लिए अमृत के समान है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको पहले ही स्ट्रोक की समस्या है, तो आपको तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी है। घी आप ले सकते हैं, घी का कोई समस्या नहीं है। घी आपकी बॉडी में जो वायु है उसको शांत करता है। आपकी बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो घी से मिलते हैं आपको, और वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसको आप ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखें प्योर मिले, क्योंकि आजकल प्योरिटी का बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो प्योरिटी आप अश्योर रखें उसको। डॉक्टर ठाकुर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे आज न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ के बारे में हमने बात की, इसमें फेशियल पैल्सी बताया हमने, पार्किंसन बताया, अधरंग का बताया, तो जनरल आपको एक चीज़ आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, वायु एग्रीवेट होने के क्या रीज़न हैं, आपकी डाइट में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये बीमारियां बड़ी ही ज़्यादा आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिसरप्ट कर देती हैं। तो आपको जो अभी चीज़ें बताई हैं, कुछ हर्ब्स बताई हैं, कुछ डेली रूटीन की चीज़ें बताई हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए, तो जिससे आपको इन बीमारियों से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको ये चीज़ें ना हो। और अगर फिर भी आपको ये चीज़ें हो चुकी हैं
या केस बहुत पुराना है, खासतौर से पैरालिसिस का, तो आपको एक प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ भी रहती हैं, आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी रहता है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। हमारा नंबर है 8837710050। यही नहीं, और भी बीमारियों के बारे में आपको पता करना है और भी बीमारियों का इलाज कराना है तो भी आप डॉक्टर ठाकुर से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर ठाकुर, एक बार दर्शकों को आप अपना नंबर ज़रूर वापस बताएं, क्योंकि वो आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं। जी, दोबारा नंबर नोट कर लीजिए, डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा 8837710050। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं और आपके घर पे आपकी दवाई कोरियर के थ्रू भी पहुंचा देते हैं। डॉक्टर नवदीप ठाकुर, आप यहाँ आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।